Hello friends, welcome on my YouTube channel PK Chawat Online Knowledge. Today we discuss on most important MCQs on ARDS. Previously we discussed on about acute respiratory distress syndrome. So today we discuss some most important MCQs related to ARDS, which are based on NCLEX and all important for the all upcoming exams. In next exam, ARDS is most important because coronavirus is going on. And most common complication of coronavirus is ARDS, acute respiratory distress syndrome. So we discuss first question: which of following complication is associated with mechanical ventilation is ARDS patient? ARDS patient most common management is ventilation, mechanical ventilation we are using. हम सब लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं और उसके थ्रू पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑप्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज, इम्यूनोसप्रेशन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे आपके जो आंसर है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज। गैस्ट्रो क्योंकि जो स्ट्रेस रिलेटेड मैकेनिकल वेंटिलेटर से क्या होगा, पेशेंट स्ट्रेस जिस कंडीशन में होता है और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस एसोसिएट अल्सर कोज होते हैं और उसी वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज। इम्यूनोसप्रेशन बी ऑप्शन जो है इसका, मैकेनिकल वेंटिलेशन से कोई इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे ऑप्शन गलत है आपका। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ जब भी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अपन यूज करते हैं दैट टाइम हमेशा कार्डियक आउटपुट जो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। यहाँ पे इंक्रीज है, इसलिए एक ऑप्शन भी गलत है। पल्मोनरी एम्बोली इज लेट साइन होता है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट रखता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। Next question: which of following nursing intervention would promote effective airway clearance in client with acute respiratory distress? ARDS पेशेंट में इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए कौन सा इंटरवेंशन बेस्ट रहेगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एवरी 2 आवर्ली, टर्निंग द क्लाइंट एवरी 4 आवर्ली, एडमिनिस्ट्रिंग सेडेटिव टू प्रमोट रेस्ट, सक्शनिंग इफ कफ इज इनइफेक्टिव। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन। क्या रहेगा? डी। एवरी 2 आवर्ली ऑक्सीजन नहीं रहता है क्योंकि एवरी 2 आवर्ली अपन यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे अपन कंटिन्यूस हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, तो ये 2 आवर्ली ऑप्शन गलत है। और उसकी पोजीशनिंग हमेशा 2 आवर्ली अपन क्या करते हैं, पोजीशनिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे 4 आवर्ली है, बहुत ज्यादा है, तो अपन 2 आवर्ली अपन यूज करेंगे। सेडेटिव यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा क्योंकि सेडेटिव क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, पहले से पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो ये ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगा। यहाँ पे अपन एक ही चीज यूज कर सकते हैं, मॉर्फिन अपन यूज करते हैं, जो क्या करती है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड को क्या करती है, डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे अपन मॉर्फिन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो इफेक्टिव इंटरवेंशन जो है वो आपका सक्शनिंग रहेगा, क्योंकि इस पेशेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपनी सक्शनिंग और एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इन मैकेनिकल वेंटिलेटेड क्लाइंट के अंदर। ठीक है, तो मैकेनिकल जिस पेशेंट को वेंटिलेटर आप यूज करना चाहते हैं और उसको इंट्यूबेट किया है और इंट्यूबेट करने के बाद वो पेशेंट सही से ब्रीथ ले रहा है, ऑक्सीजन इंट्यूबेशन जो ईटी ट्यूब है वो सही पोजीशन पे लगी है या नहीं, वो चीज़ चेक करने के लिए आपने देखा होगा जब जब भी ईटी ट्यूब प्रेस करते हैं तो ईटी ट्यूब हमेशा 1 सेंटीमीटर अबव द कैरिना पार्ट ऑफ द ट्रेकिया के ऊपर अपन रखते हैं, 1 सेंटीमीटर अबव द कैरिना पार्ट। जब ये इसके अबव रहती है तो ये दोनों बोथ लंग को क्या करती है, आराम से वेंटिलेट करता है। इसको चेक करने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो क्या करेंगे, असेस द क्लाइंट स्किन कलर। स्किन कलर तो बाद में जब इसको वेंटिलेट होगा उसके बाद अगर ये मिसप्लेस हुई तो बहुत लेट साइन अपन इसमें देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। मॉनिटरिंग द रेस्पिरेटरी रेट, जब रेस्पिरेशन ही सही नहीं होगा तो आपका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो वेरीफाई अमाउंट ऑफ कफ इन्फ्लेशन, अस्कल्टेड ब्रीथ साउंड बायलेटरली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन, बायलेटरली आपको क्या करना है, ऑस्कल्टेट करना है। जैसे बहुत लंग के अंदर आपका जाता है, वेंटिलेट कर रहा है, तो आपका जो लंग्स है वो आराम से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेट होंगे, रेज होगा चेस्ट, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे तो बहुत दोनों लंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, साउंड होगी। अगर किसी एक लंग में ट्यूब गई है तो किसी एक लंग के अंदर ही साउंड देगी, दूसरे लंग के अंदर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे
जो आपका ऑप्शन है डी, ऑस्कल्टेड ब्रीथ साउंड बायलैटरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन कैन प्लेस ए क्लाइंट एट रिस्क फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? इनमें से कौन सी कंडीशन जो एआरडीएस कोज करती है? सेप्टिक शॉक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है सेप्टिक शॉक। शॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेप्टिसीमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एआरडीएस। तो यहाँ पे जो पहला कॉज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका सेप्टिक शॉक। ये बहुत तीनों चीजें हैं, बाद में इससे सेकेंडरी रिलेटेड रखती है, स्टार्टिंग में इसकी वजह से कोई कॉज एआरडीएस कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विच शोविंग पेशेंट हैज एआरडीएस एक्सेप्ट। एक को छोड़कर इनमें से कौन सी जो लाइनें हैं जो आपको एआरडीएस का डायग्नोसिस बताती है? पहला ऑप्शन, पल्स ऑक्सीमेट्री शोज लोअर ऑक्सीजन लेवल बिलो 90%। सही है, ऑक्सीजन के सप्लीमेंट देने के बावजूद भी जो एसपीओ2 का जो लेवल है एआरडीएस का हॉलमार्क साइन होता है, एसपीओ2 हमेशा कितनी रहेगी? 90 से बिलो रहेगी विथ ऑक्सीजन के साथ। आर्टेरियल ब्लड गैस अगर एबीजी आप चेक करेंगे तो इसके अंदर पीओ2 का लेवल सीओ2 का लेवल हमेशा क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा और डिक्रीज पीओ2 लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ ऑक्सीजन के साथ। चेस्ट एक्सरे अगर देखेंगे तो दोनों चेस्ट में इनफिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, पूरा लंग्स ऐसा दिखेगा व्हाइटिश कलर का। ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसके राइट है। चौथा ऑप्शन क्या? देयर इज एविडेंस ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर सच एज इंक्रीज साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से आरडीएस बहुत कम कोज होता है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर या कोई ऑर्गन डिसफंक्शन या सेप्टिसीमिया की वजह से ही ये आरडीएस कोज होता है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये जो इस एआरडीएस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट इन ए क्लाइंट who has been diagnosed with acute respiratory distress syndrome? एआरडीएस पेशेंट में कौन सा इंटरवेंशन नर्स इंपॉर्टेंट मानेगी डायग्नोसिस के लिए? तो वो कौन सा रहेगा? ट्रैकेस्टोमी, यूज ऑफ नेजल कैनुला, मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी, यहाँ पे ऑक्सीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के पेशेंट की एसपीओ2। एआरडीएस पेशेंट में ऑक्सीजन मेंटेन करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ही बेस्ट आपका क्या रहेगा? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर आपका राइट आंसर होगा। ए क्लाइंट हैज फॉलोइंग आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू पीएच 7.52, जो नॉर्मल अपनी कितनी होती है? 7.352, 7.45 होती है। तो यहाँ पे क्या है? पीएच क्या है? इंक्रीज है। पीओ2 50 है, मीन्स यहाँ पे क्या है? पीओ2 का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए 80 to 100 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? डिक्रीज है। और एआरडीएस पेशेंट में 55 से लेकर 60 से अबव यहाँ पे होना तो जरूरी है। अगर 55 से बिलो जा रहा है तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर वाली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50 है तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर वाला है। पीओ2 का जो लेवल है, पीसीओ2 का जो लेवल है 28 है। नॉर्मल लेवल जो अपन देखते हैं वो 35 से 45 होता है। तो ये क्या है? डिक्रीज है। पीसीओ2 का लेवल भी क्या है? डिक्रीज। एससीओ3 लेवल 22 to 27 होता है, यहाँ पर 24 है तो ये मीन्स नॉर्मल है। तो द डिटरमाइन दैट विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल कॉज ऑफ दिस फाइंडिंग। इस फाइंडिंग का क्या कॉज है? यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और एआरडीएस में ज़्यादातर अपने को क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये कंडीशन तब होती है जब पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, तब ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो सी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। सीओपीडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है यहाँ पे। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाली कंडीशन में यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत कम होती है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी क्या है? यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हैज फॉलोइंग एबीजी वैल्यू 7.52, इंक्रीज पीओ2 लेवल डिक्रीज है, और पीसीओ2 28 है, मीन्स ये भी आपका क्या है? यहाँ पे डिक्रीज है। और एससीओ3 का लेवल नॉर्मल है। तो बेस्ट अपॉन द क्लाइंट पीओ2 के बेस के ऊपर क्या कंक्लूज रिजल्ट निकालेंगे? तो इस पीओ2 क्या है? 50 है। मेरा नॉर्मल जो है वो कितना होता है? 80 to 100। तो ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे हाइपोक्सिया शो कर रहा है। तो क्लाइंट इज सीवियरली हाइपोक्सिक। यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन जो है इससे इनरिलेवेंट है, इससे कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपन बात करें,
द नर्स इंटरप्रेट विच ऑफ फॉलोइंग एज ए अर्ली साइन, क्या देखना है, अर्ली साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन क्लाइंट एट रिस्क। अर्ली साइन क्या होगा एआरडीएस का, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होता है एलिवेट होता है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया नॉट रेस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी, आपका जो आंसर है वो क्या है, हाइपोक्सिया होगा, जो विद ऑक्सीजन थेरेपी के बाद भी रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सीवियर अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये अभी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्ली साइन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया नॉट रेस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी, ये इसका हॉलमार्क साइन है। ये आइडियस जब भी आपके माइंड में आता है तो ये चीज आपको हमेशा याद, चार चीजें हमेशा याद हमें आनी चाहिए। एआरडीएस पेशेंट का ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन के साथ में एसपीओ2 डाउन होता है, और जब भी ऑक्सीजन डाउन होता है तो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज, हाई फ्लो ऑक्सीजन अपने यूज करते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट करने के बाद पेशेंट को पूरा क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर एयरवे पे रखते हैं। उसके लिए जो यूज करते हैं, पीप यूज करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें पीप। और पेशेंट को अगर वेंटिलेशन अच्छा करवाना है तो अपन क्या यूज करते हैं, प्रोन पोजीशन यूज करते हैं। तो ये चार चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। एसपीओ2 डाउन होता है, ठीक है, विथ ऑक्सीजन सप्लीमेंट के साथ में मैकेनिकल वेंटिलेटर आप यूज करेंगे, और इसके अंदर आप क्या यूज करेंगे, हाई पीप यूज कर देंगे, और प्रोन पोजीशन अपन इसमें यूज करते हैं। ये चार बातें जब भी एआरडीएस के बारे में आपके आए तो इसी से रिलेटेड अपने को, इसी को मैनेजमेंट करना है तो उसी से रिलेटेड आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर ये चीज, चार चीज आप याद रखेंगे तो आपको पूरा एआरडीएस का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एआरडीएस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन बेस्ट रहेगा, टीचिंग सिगरेट स्मोकिंग सीजेशन, मेंटेन एडिक्वेट सीरम पोटेशियम लेवल, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हाइपरकेपनिया, रिप्लेस फ्लूइड एडिक्वेट ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक शॉक। जब अपन एआरडीएस डिस्कस कर रहे थे तो इसके इटियोलॉजिकल कोज में अपन ने देखा था, शॉक इज मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका, सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक, उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक भी इसका क्या करता है, इटियोलॉजिकल कोज होता है। तो यहाँ पे रिप्लेस फ्लूइड एडिक्वेट ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक स्टेज में, ये यहाँ पे मोस्ट एआरडीएस प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट इंटरवेंशन होता है टीचिंग सिगरेट स्मोकिंग। ये तो जब आरडीएस एआरडीएस ठीक होगा तब, पेशेंट एआरडीएस तभी डेवलप होगा जब पेशेंट क्रिटिकल इल पेशेंट है, तब ये एआरडीएस की ओर डेवलप करता है। क्योंकि एआरडीएस क्या है, नॉट अ प्राइमरी डिजीज, ये क्या है, एक सेकेंडरी डिजीज होता है। किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से क्या कोज होता है, एआरडीएस। तो यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग जब पेशेंट ठीक होगा तब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रखता है, अभी यहाँ पे कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरम पोटेशियम लेवल यहाँ पे एआरडीएस को अफेक्ट नहीं करता है ज्यादा। हाइपरकेपनिया होता है, लेकिन ये जब एआरडीएस डेवलप हो जाएगा तब हाइपरकेपनिया आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिवेंट करने के लिए हाइपरकेपनिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है। इन एडिशन द treatment of underlying cause, which medical interventions should the nurse anticipate will be included in the management of client with acute respiratory distress syndrome? कौन सा कोज जो है आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और उसको ट्रीट करने के लिए अपन कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे। तो इसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट अपन यूज करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन है लेकिन चेस्ट ट्यूब इंसर्शन यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता है। एग्रेसिव डायरेटिक थेरेपी, बहुत ज़्यादा डायरेटिक थेरेपी नहीं देंगे क्योंकि फ्लूइड, तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एआरडीएस डेवलप करने में। तो डायरेटिक, अगर आप एग्रेसिव डायरेटिक देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आउट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। देते हैं डायरेटिक लेकिन माइल्ड डायरेटिक देते हैं, एग्रेसिव डायरेटिक यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट बीटा ब्लॉकर, ये आरडीएस को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ये आरडीएस की बात आती है, मैंने पहले ही बताया, चार चीजें आपको हमेशा माइंड में आनी चाहिए, एसपीओ2, मैकेनिकल वेंटिलेटर, पीप और प्रोन पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे पीप इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी अंडरलाइन कोज को ट्रीट करने के लिए। हाई पीप, यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, हाई पीप जो अपन यूज करते हैं 10 to 15 mg प्रेशर के साथ अपन ये पीप यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे जो टाइडल वॉल्यूम अपन यूज करते हैं वो करते हैं 6 लीटर पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम जो यूज करेंगे, और पीप यूज करेंगे 10 to 15। 5 से तो हमेशा अबव ही रखना है। और पीप अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा रहता है तो कॉम्प्लिकेशन, बेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है। तो ये भी आपके माइंड में याद होना चाहिए।
कि अगर एआईडीएस पेशेंट है, पीप हाई आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा, न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस होते हैं। द नर्स हैज कैलकुलेट PO2 FiO2 more than 150 for a client with acute respiratory distress syndrome. The nurse should place the client in which position to improve oxygenation, ventilation, distribution and drain of secretion. तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन यूज करेंगे, इंक्रीज ऑक्सीजनेशन के और वेंटिलेशन के लिए अपन कौन सी यूज करेंगे पोजीशन, प्रोन पोजीशन यूज करेंगे। प्रोन पोजीशन जब भी अपन यूज करेंगे एवरी 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करते रहेंगे। प्रोन पोजीशन है तो पेशेंट को एडिमा के लिए स्किन इंटीग्रिटी चेक करना है, सक्शनिंग अगर है तो सक्शनिंग कंटिन्यूसली करना है, ट्यूब डिस्कनेक्ट नहीं हो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना होता है। जब भी प्रोन पोजीशन करना है तो अपने को ये चीज़ें देखना है। और प्रोन पोजीशन जब भी है तो आपको जो पैरामीटर्स है, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, इनके पैरामीटर को कंटिन्यूसली आपको चेक करते रहना है। अगर इन पैरामीटर में और ये पैरामीटर वर्स होते हैं और ख़राब हो रहे हैं तो आपको प्रोन पोजीशन से वापस क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लाना है। ठीक है, क्योंकि अपन प्रोन पोजीशन इसलिए देख रहे हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो और सिक्रीशन क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो अगर यही प्रॉब्लम होगी तो अपन प्रोन पोजीशन देना कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसीलिए अपन क्या करेंगे, वापस उसको सुपाइन पोजीशन में लाना कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज प्लेस्ड द intubate client with acute respiratory distress syndrome in prone position for 30 minutes. Which of the following would require the nurse to discontinue prone position and return the client to supine position? Select all that apply. मैंने पिछले पहले ही बताया, प्रोन पोजीशन दे रहे हैं तो प्रोन पोजीशन को वापस सुपाइन में करने के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से अपने को प्रोन करना, वैसे 2 आवर्ली करना ही है लेकिन इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको 30 मिनट के बाद ही पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है। द फैमिली इज कमिंग इन विजिट, यहाँ पे फैमिली को पहले से ही अपन इन्फॉर्म कर चुके होंगे कि प्रोन पोजीशन अपन क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिली आ रही है तो आपको प्रोन या सुपाइन करने की जरूरत नहीं है। द क्लाइंट हैज इंक्रीज सिक्रीशन रिक्वायर फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रोन पोजीशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्रीशन को आउट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रोन पोजीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो अच्छी बात है, तो इसके लिए तो वापस प्रोन टू सुपाइन नहीं करेंगे। SpO2 एंड PO2 लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज। जिस चीज के लिए अपन प्रोन पोजीशन दे रहे हैं वही आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोन पोजीशन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो रही है, तो ये चीज आपका रहता है एक चीज जो इसके लिए अप्लाई हो रहा है। द क्लाइंट इज टेकिकार्डिक विद ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बीपी उसका पेशेंट का कम हो रहा है प्रोन पोजीशन के बाद और टेकिकार्डिक हो रहा है, मतलब आपके जो पैरामीटर्स है उसमें अल्ट्रेशन हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, प्रोन टू सुपाइन करेंगे। द फेस हैज इंक्रीज स्किन ब्रेकडाउन एंड एडिमा, एडिमा तो अपन एक्सपेक्टेड है कि एडिमा तो हो सकता है क्योंकि प्रोन पोजीशन दे रहे हैं, इंट्यूबेटेड पेशेंट है, लेकिन स्किन ब्रेकडाउन इज कंसर्न की बात है। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके हैं वो आपके अप्लाई होते हैं, जो जिसकी वजह से आपको प्रोन टू सुपाइन पोजीशन करने की जरूरत पड़ सकती है विद इन 30 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो क्या करती है, प्रोन पोजीशन टू सुपाइन पोजीशन करने के लिए आपको इंडिकेट करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी।